दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अब हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं। डेली हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं कुछ अपने सक्सेस के लिए और उनसे सीखते हैं जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज अच्छी होती है तो इस बिजनेस को करना आपके लिए आसान हो जाता है, और नॉलेज अच्छी नहीं होती है तो बिजनेस को करना मुश्किल होता है। नॉलेज किस चीज का? नॉलेज प्रोडक्ट का, नॉलेज कंपनी का, नॉलेज आपका बिजनेस प्लान का, नॉलेज बाकी कंपनीज का, नॉलेज बहुत सारी चीजों का। लेकिन कुल मिला के प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस में कि जिसको ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो वो बड़ा रिस्की भी हो जाता है कभी कभी। और इसमें एक बीमारी है जिस बीमारी से हम सबको बचना बहुत जरूरी है, और वो बीमारी लगती है उन लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं। और वो बीमारी पढ़े लिखे को बहुत ज्यादा लगती है, और उस बीमारी का एक ही नाम है, अगर उससे बच गए आप तो समझिए आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। और अगर वो लग गई आपको तो सफल क्या, मोदी के स्टार्ट भी नहीं करेंगे आप। उस बीमारी का नाम है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। यानी कि हम इतना एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, इतना प्लान करते हैं, इतना सोचते हैं कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसका क्या सिस्टम, इसका क्या, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। शुरुआत दिल से करनी है और दिल से करके स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट करने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस क्वेरी है क्लियर करके फिर आपको लग के काम करना है। और आज जिन शख्स से मिलने आए हैं वो शख्स की ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है, इतनी जबरदस्त होती है, और वो वाकई में नॉलेज के खजाना है। आज उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, उन्होंने बहुत अपने आप को नॉलेज को इंप्रूव किया, बहुत सारी कंपनियों का स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, और आज उनकी टीम में सफलताओं की लाइन लगती जा रही है। लोग सफल होते जा रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग, कभी कभी हमें भी कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो उनसे हम एडवाइस जरूर लेते हैं। और वो बहुत शानदार लीडर हैं और बहुत ही अल्टीमेट पर्सनालिटी हैं, और उनको सुनने के बाद में आपके सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और इस बिजनेस की पावर समझ में आ जाएगी। ये बिजनेस क्यों करना है, मोदी केयर क्यों करना है, नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है, वो सब कुछ को जानते हैं। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए बुलाना चाहेंगे हमारे बहुत ही शानदार, डायनेमिक, मोटिवेटेड और एनर्जी डालने वाले लीडर करण सिंह का। हम जोरदार तालियों से स्वागत चाहेंगे। करण सिंह जी, आप आए और हमें आज कुछ ज्ञान दें, कुछ बताएं कि कैसे जीवन में हम सफल हो सकते हैं और हम औरों को भी सफल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चाहेंगे करण सर का। थैंक यू सो मच जगत सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ, आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आपकी टीम से बात करके। और आपने बिल्कुल सही बोला, पर सर हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं शुरुआत से ही। और तो आपका बड़प्पन है सीखने का सर, लेकिन हम आपसे बहुत सीखते हैं। और जब कभी लगता है कोई चैलेंज आ रहा है ना, तो मैं आपसे राय लेता हूं पहले कि सर से कुछ राय लूं। क्या आप बताते हैं सर राय? नहीं सर, हमें भी जब एनर्जी चाहिए होती है तो जयपुर याद आता है, और जयपुर याद आता है तो जगत। राजस्थान का मतलब है जगत सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग की, मेरा नाम करण है और मोदी केयर को लगभग 5-5.5 सालों से कर रहा हूँ। पर नेटवर्किंग का सफर मेरा 5-5.5 साल का नहीं है। नेटवर्किंग का सफर और भी पुराना है। सर आज हम जानना चाहते हैं सर आपके विषय में, आपने कैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में आए, क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या स्टडी किया हुआ आपने, किस बैकग्राउंड से है, वो जानना चाहते हैं हम भी सब लोग। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ जी। नेटवर्किंग जो जुड़ने की नेटवर्किंग की कहानी है, वो तो शुरुआत की थी, बहुत पहले की थी जी। और मोदी केयर में जुड़ने की भी एक कहानी है पूरी। उस कहानी को मैंने सिर्फ कि मोदी केयर में मैं कैसे जुड़ा, मैंने मलिक सर को बताया। मलिक सर ने बोला कि करण, ये तो सेशन बन सकता है, आप इसको आके बताते क्यों नहीं हो लोगों को कि आप मोदी केयर में कैसे जुड़े, किन किन चीजों को किया। क्योंकि एक चीज होती है, जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है ना नेटवर्क मार्केटिंग को, तो वो बाय चांस ज्वाइन करता है। उसको नहीं पता होता कि वो किस कंपनी में जुड़ रहा है, उसे बाद में पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है। पर कब कोई नेटवर्कर जो कंपनी को ज्वाइन करता है वो बाय चांस नहीं करता, वो बाय चॉइस करता है। मैं आपको सच बताऊं तो मोदी केयर को मैंने बाय चॉइस करा है, ये मेरी चॉइस थी। पूरे तरीके से बहुत सारी कंपनियों में छाटा था, सब पैमाने पे मोदी केयर बेस्ट आया था। और वो बातें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो बातें थी जिससे कि की जाती है। इसके अलावा गलती भी बताऊंगा, अगर इतने लंबे समय से हूं और वहां तक क्यों नहीं पहुंचा, वो कमियां भी आपको मैं बताऊंगा। मैं जब नेटवर्किंग में काफी समय से रहा
और कामयाब नहीं हो पा रहा था। कई सारी कंपनियां की, कई सारे बदलाव किए, कामयाब। हम ये जानना चाहते हैं आपकी एजुकेशन क्या रही है, क्या डायरेक्टली आप सीधे कैरियर आपने नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू किया कि आपने कैरियर कुछ और था आपका पहले? नहीं, मेरा कैरियर मैं आपको बताता हूँ। मैं लगभग काफी वैसे बैकग्राउंड से रहा हूँ। पापा हमारे फौज में थे, राजपुताना राइफल। मेरा पूरा नाम है करण सिंह सिसोदिया जी। और राजरैफ है दिल्ली के अंदर, राजरैफ है राजपुताना राइफल। पापा उसमें थे, क्योंकि फौज में थे इसलिए दिल्ली आना हो गया, वरना गांव से बिलोंग करता हूँ, जिला फर्रुखाबाद, जो एटा मैनपुरी के पास पड़ता है। चलिए सर, ये भी यूपी के है, आप भी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो 5-6 साल तक वहीं रहा, उसके बाद दिल्ली आना हुआ। और फिर पापा जब रिटायर हुए तो फिर सागरपुर के अंदर घर लिया गया। मोस्टली वहां से जो लोग जितने रिटायर है उन्होंने पालम या सागरपुर में ही घर लिया, फौज से जितने रिटायर है, क्योंकि वो वहां के काफी बगल में पड़ता है। और शुरुआती जो दौर रहा वो बहुत वैसा ही रहा, आप समझ सकते हैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली का होता है, उसी तरह से रहा मेरा भी। हमने शुरू में काफी सारे स्ट्रगल किए हैं और शॉप शुरू में खोल रखी थी। मेरी जो पढ़ाई है सिर्फ 12वीं तक हुई है। कॉलेज में गया और हाफ में आधा छोड़ दिया, यानी फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं करा। और उसके बाद दुकान पे बैठ गए हम लोग। शॉप थी मेरी ऑडियो कैसेट्स की और वीडियो। उस समय वीसीआर और कलर टीवी किराए पे चला करता था। रात को मिला करता था 3 वीडियो कैसेट्स और वो बड़ा दौर था। आज वो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हम कॉमिक्स और नॉवल पे आए। नॉवल का भी दौर अगर कुछ लोगों को याद होगा तो नॉवल पढ़ने का वो था, उसमें ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, ये सब राइटर हुआ करते थे, उनके नॉवल से। फिर कॉमिक्स में हम लोग किराए पे देते थे, जिसमें चाचा चौधरी, साबू, राका, ये सब वो कैरेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद ऑडियो कैसेट्स की शॉप, जो वो सारे, और एक टाइम ऐसा आया कि ऑडियो कैसेट भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज वो बिजनेस पूरा खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पार्ट टाइम बेस में 1999 में स्टार्ट करा था, 1999 में। और 7 जुलाई 1999 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहला कदम रखा था और देखने गया था इसको 2 या 3 तारीख को। मुश्किल से 4 दिनों के अंदर मैंने इसको ज्वाइन करा था और 72,000 रुपए लगा करते थे उस समय ज्वाइनिंग के समय। हाँ जी, 72,000। कहते हैं कि 99 में अगर किसी ने 72,000 का 100 गज का प्लॉट खरीद लिया था ना, तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी है। उतना पैसा, 72,000 की कीमत उस समय 1 करोड़ हुआ करती थी। उतना फंड मैंने अरेंज किया मात्र 4 दिनों के अंदर। न्यूज़पेपर डाला करता था मैं, अखबार थे मेरे अपने, उन अखबार को सेल करा और उस कंपनी को ज्वाइन करा। और लगभग 1.5 साल उस कंपनी ने करा। उस कंपनी में ज्यादा बड़ी इनकम नहीं रही, पर एक बात कहूंगा, सिखाया सारा कुछ उसी कंपनी ने। उसने बहुत कुछ सिखा दिया हमें, नेटवर्किंग के डेप्थ बता दी कि नेटवर्किंग क्यों करना है, कंप्लीट वाई क्लियर कर दिया, पूरे तरीके से विजन क्लियर कर दिया। उस पैसों में मैं ये कहता हूं कि मैंने 72,000 देके सीखा है बस। कमाई वहां कुछ नहीं हुई। 1.5 साल के अंदर सिर्फ 1,30,000 मैंने कमाया होगा, तो 72 लगाया था, 50 एक्स्ट्रा कमाया, तो 50 आने जाने में उतना खर्च हो गया होगा। कमाई कुछ नहीं हुई पर सीखा बहुत कुछ। पर उसके बाद उसको बदला, फिर और बदला, कई सारे बदलाव करते रहे। और एक टाइम आके 2014 को मैंने मोदी केयर को शुरू करा। 15 नवंबर 2014 को मोदी केयर को शुरू करा। उससे पहले, उससे लगभग 1.5 साल पहले मैं एमएलएम को बाय बाय कह चुका था। मैं पूरी तरह से, हाँ, मैं ये मान चुका था कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता। इतने साल से ट्राई कर रहा हूं और नहीं हो पाया। 99 में पार्ट टाइम बेस पे करा, 2003 में दुकान बंद कर दी, 4 साल तक इसको पार्ट टाइम करा, 2003 में दुकान बंद करके फुल टाइम एमएलएम में कूदा, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। फिर 14 से पहले, 1.5 साल पहले मेरे को लगा कि शायद मुझे अब एमएलएम नहीं करनी चाहिए, मैं गलत ट्रैक पे हूं, ये मेरे लिए नहीं बनी। और इससे हटके अब मैं आज भी ये डायलॉग बोलता हूं, मैं 2 ही चीजों में परफेक्ट हूं, या तो मैं शॉपकीपर बहुत अच्छा हूं या नेटवर्कर बहुत अच्छा हूं साहब। तीसरी चीज मुझे नहीं आती, तीसरा मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैं फिर दोबारा शॉप देखने जा रहा था कि कौन सी शॉप करें। और 2013 के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही थी, उसमें आज भी करेगी, आने वाले टाइम पे भी करेगी, क्योंकि हर 6 महीने में अपडेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ नई फीचर्स आ जाते हैं। तो मैं मोबाइल को ही स्टडी कर रहा था कि दोबारा शॉपकीपर चलो भैया। इन बिटवीन हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड जो कि 12-13 साल से मेरे साथ था, सिद्धार्थ उसका नाम, वो एक कंपनी में कामयाब हो गया। ऐसी कंपनी में कामयाब हो गया जो बहुत पुरानी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी है, जिसके बारे में हम सब कहते हैं कि साहब वहां कामयाब नहीं हुआ जा सकता, रेट बहुत ज्यादा है, प्राइस, हर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है, प्लान ऐसा है जो आपको कामयाब नहीं होने देगा। पर वो व्यक्ति कामयाब हो गया और उसका, हाँ जी, 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में उसका चेक 50,000 रुपए आ गया। 2.5 साल। जब उसने उसको शुरू करा था तो भी मेरे पास आया था,
कि करण ये कर लो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई इसको मैंने बहुत पहले करके मैंने छोड़ा था, उस कंपनी ने सप्लीमेंट की नॉलेज मुझे उसी कंपनी ने दी, तो मैंने कहा मैं उसको कर चुका था और वहां मुझे वो नहीं, वहां नॉलेज मुझे बहुत मिली, पर ये प्लान मूव नहीं करेगा। यह प्रोडक्ट तुम किसको सेल करोगे, ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, किसको सेल करोगे? मैंने मना कर दिया। पर जब मैं अपनी शॉप खोज रहा था कि कौन सी दुकान करूं, ऑडियो कैसेट्स करूं या कुछ और करूं, इसको इसमें स्टडी कर रहा था, इन बिटवीन वो मेरे पास दोबारा आता है और उसका चेक 50,000 रुपए 2.5 साल के अंदर। मुझे हैरान इस बात से होती है कि ऐसी कंपनी में 50,000 आ गया साहब, जहां हम कहते हैं कि साहब यहाँ तो पैसा कमाना मुश्किल है, और 2.5 साल के अंदर। दूसरी हैरानी इस बात पे कि सिद्धार्थ जो कि मेरे जैसा ही है, क्योंकि मेरे और सिद्धार्थ में कोई फर्क नहीं, हमारी एजुकेशन ले लो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी हैं, और सेम ट्रेनिंग हम दोनों के पास, फिर वो कमा गया। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसी बात है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सिद्धार्थ बस मुझे ये बताओ, ये कैसे हुआ कि मैं पहले पैसा नहीं कमा पाया, तुम भी नहीं कमा पाए, तुम भी मेरे साथ थे, इस बार कैसे तुम कमा गए पैसा, अभी ऐसी क्या बात हुई? तो उसने मुझे बताया कि वो शुरुआत में एक सीनियर से मिल गया, अपने सीनियर से मिला दिया गया उसको, उसका ये प्रोफाइल बता के कि वो नेटवर्कर है, 5-6 कंपनियां बदल चुका है, तो आ जाओ। उनके सीनियर ने उसे कुछ टिप्स दिए, वो टिप्स मील का पत्थर शामिल हुए साहब, वो टिप्स बहुत शानदार। उसने मुझे बताई 6-7 बातें, उन 6-7 बातों में 5 मेरे पास हुआ करती थी, 5 चीजों में मेरी कमी नहीं थी, 2 चीजें ऐसी थी जो मेरी कमी थी। जब मुझे सिद्धार्थ बता रहा था, सिद्धार्थ को उसके सीनियर ने बताया था, उनके सीनियर जो थे वो उस कंपनी को लगभग 16-17 साल से कर रहे थे, अभी उन्हें करते हुए 20-22 साल हो चुके हैं उसको। उस 17 साल का एक्सपीरियंस, वो जानते थे कि कोई नेटवर्कर आता है तो उसकी क्या गलतियां होती हैं। हालांकि वो गलती नेटवर्कर की नहीं, आम इंसान भी करता है वो गलतियां। 7 बातें उसने बताई, जिसमें से 2 कमी मेरे में थी, बाकी 5 चीजें मैं करता था। 2 कमी आपको बताता हूँ। सबसे पहली कमी उसने जो मुझे बताई कि मैं कहीं भी एक जगह रुका नहीं, किसी कंपनी में लंबा रुका नहीं, बार बार बदलाव करता था। उनके सीनियर ने सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ अगर तुम इसमें आए हो ना, 3 साल के लिए आना, अगर तुम 3 महीने के लिए आ रहे हो ना तो रहने दो, फिर अब मत आओ, मतलब ट्राई करने मत आओ, आना है तो 3 साल लेके आना, सोच के आना। मैंने इसको गौर करा। सिद्धार्थ ने मुझे एग्जाम्पल दिया, आपको भी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आप सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब लोगों ने अपने आसपास कोई चाय वाला जरूर देखा होगा जो कहीं ठिया लगा के बैठा होगा, जरूर देखा होगा। फरीदाबाद ऑफिस जाए तो साहब उसके तो बिल्कुल बगल में ही है और बड़ा फेमस है चाय वाला। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको भी कई याद आ गए होंगे, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए, छोटा सा खोखा लगा रखा है। हालांकि चाय वाला प्रोफेशनल कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं है, हम उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, पर बस अब आप ऐसा चाय वाला याद करो जो 10 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल एक जगह बैठा हो और आपको याद आ रहा हो, चाहे अपने जॉब के पास याद आ रहा हो, ऑफिस के पास कहीं याद आ रहा हो, बस उसे याद करो। और अब बैठ के सोचो कि उसने 12-13 साल सिर्फ खोखा लगा रखा है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, स्टोव लेके, कुछ बर्तन लेके। और अगर 13 साल से कोई बैठा है, 15 साल से बैठा है, 16 साल से बैठा है, तो जानते हैं उसने क्या क्या अचीव कर लिया है? सिद्धार्थ ने मुझे बताया, बोला करण मैं बताता हूं कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया है। सबसे पहले, अगर वो किराए के घर में रह रहा होगा ना, तो उसने अपना घर बना लिया होगा। वो घर चाहे 25 गज का हो, 50 गज का हो, 100 गज का, वो अलग बात है। अगर वो साइकिल से आता होगा ना, तो उसने अपनी बाइक पे आ गया होगा। उसने बच्चों की मैरिज कर दी होगी, बेटी होगी तो उसकी शादी कर दी होगी 13-14 साल में। और सबसे बड़ी बात, करण वो आदमी रोज के 1000 रुपए पॉकेट में रख के जाता है, यानी वो 30,000 का आदमी बन चुका है। और आज हम लोग इतनी कंपनियां बदल के 25,000 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम बैठ के सोच रहे हैं कि 25,000 कहां से आएगा। तो बोला चाय वाला कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, अगर वो एक जगह टिक के, एक जगह बैठ के 12 साल बिता के 30,000 का आदमी बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? मेरे बात एकदम घुसी। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही, ये बहुत मेजर गलती है जो मैंने की है। मैं कहीं भी नहीं रुका, एक जगह पे नहीं बिताई मैंने समय। और ये जो 3 साल उसने बोला, तो मैंने कहा 3 साल छोड़ो, अब अगर कहीं करूंगा, मन में सोच रहा हूँ, उसको नहीं बताया क्योंकि वो तो अपनी अप्रोच के लिए आया हुआ है। मैं मन में सोच रहा हूँ कि अब अगर किया तो ऐसा। पर हाँ, एक गलती रियलाइज हुई कि ये सी मेरी गलती थी। दूसरी गलती, पॉइंट 7 बताए, 2 मेरे में कमी थी, दूसरी गलती बताता हूं। दूसरा, उन्होंने बोला कि लोग बाग अपनी कमी को नहीं खोजते। जब जब कभी ऐसा चैलेंज आता है ना, सारे जहां की कमियां निकाल देते हैं, अपनी कमी छोड़ के। मैं आपको एक और इसको और अच्छे से आपको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। थॉमस एल्वा एडिसन साहब का नाम आप सभी ने सुना होगा, बिल्कुल सब लोगों ने सुना होगा। थॉमस एल्वा एडिसन साहब बहुत ज्यादा आविष्कार किए हैं, बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया है, और भी बहुत सारे किए हैं। पर एक हमें किताब में पढ़ाया गया, आप सबने भी पढ़ा होगा, सिलेबस में है हमारे, कि जब उनका बल्ब बना तो वो बल्ब 10,000 बार फेल हुआ।
वो 10,000 बार फेल हुए, उसके बाद जाके बल्ब बना। तो उनसे किसी ने पूछा कि साहब आपको कैसा लग रहा है 10,000 फेल होने के बाद आपने बल्ब बनाया? तो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 9,999 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। ये कहानी हम सब ने सुनी हुई है, पर इसके आगे की कहानी हमने नहीं सुनी। इसके आगे की कहानी ये है, उसी पत्रकार ने अगला सवाल करा थॉमस अल्वा एडिसन से कि साहब एक बात बताओ, ये कैसे हुआ कि आप 10,000 बल्ब तक चले गए? ये कैसे हुआ? एक बात बताओ, आपको जब 5 बल्ब फेल हुए तो नहीं गुस्सा आया कि यार ये क्या मैं कर रहा हूं? अच्छा चलो 5 पे नहीं हुआ, जब 50 बल्ब फेल हो गए तब गुस्सा आ जाना था। चलो 50 पे नहीं आया, 500 बल्ब पे तो गुस्सा आ जाता आपको कि 512 फेल हो गए साहब, बल्ब बना रहे हो, बल्ब पटाखा बोल रहा है, ना जल रहा है ना कुछ हो रहा है, फिर आप लगे रहे। 500 छोड़ो, आप 5,000 तक चले गए, आपको झुंझलाहट नहीं होती थी, आपको गुस्सा नहीं आता था। इस पे कैसे काबू पाया आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया गया, पर सवाल है या नहीं है? बिल्कुल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि साहब आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपको झुंझलाहट क्यों नहीं हुई, आपने छोड़ क्यों नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को? आपने कितने बनाए हैं, छोड़ देते कि छोड़ो यार 5,000 बार बना चुका हूं, नहीं हो रहा, हटाओ और किसी और पे लग जाओ। अब एडिसन साहब ने जो जवाब दिया, जवाब पे गौर करना। एडिसन साहब ने बोला, हाँ जी मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे भी झुंझलाहट होती थी, पर मैंने उस पे काबू पाना सीख लिया था। काबू पाना सीख लिया था। अब काबू कैसे पाना सीख लिया था, ये सुनिए। अब वो पत्रकार की भी जिज्ञासा बढ़ गई, जैसे आप सबकी बढ़ गई कि साहब जानना चाहते हैं काबू पाना कैसे सीख लिया था। पत्रकार बोला कि सर बताइए कैसे काबू पाना सीख लिया था आपने। उन्होंने बताया, आपने देखा होगा जब भी साइंटिस्ट कोई भी चीज करते हैं, किसी तार को जोड़ेंगे ना, नीली और काली, तो सबसे पहले वो रजिस्टर पे लिखेंगे। ऐसा ना हो कि वो तार को जोड़ दें और पता चला बाद में बल्ब बन गया तो भूल ही जाएंगे किससे बना था, क्योंकि 500 कर रहे हैं लगातार। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कुछ भी करेंगे, कोई केमिकल डालने से पहले उसको रजिस्टर पे लिखेंगे कि अब मैं ये केमिकल डाल रहा हूं, इस तार को जोड़ रहा हूं, इस चीज को इस तरह से कर रहा हूं, इसको ऐसे कर रहा हूं, मैं वो लिखते थे। तो बोला मैं जैसे ये करता था, उधर बना बल्ब, तार को लिखा मैंने, बल्ब बना, वो हुआ पटाख नहीं बना। बोला मैं रजिस्टर उठाता था, कमरे में जाता था, कमरे को दरवाजा बंद करता था, रजिस्टर को उस पर रखता था और ऐसे करके बैठ जाता था, सिर्फ रजिस्टर पे फोकस करता था और एक ही चीज अपने आप से पूछता था कि मेरे से कहां गलती हो गई। जब जब बल्ब फेल हुआ मैं हर बार एक ही बात बोलता था, मेरे से कहां गलती हो गई। और जब मैं अपनी गलती खोजता था, मुझे गलती समझ आती थी, मैं फिर बाहर निकलता था, फिर बल्ब में लग जाता था, फिर बल्ब भड़ाका बोलता था, मैं फिर कमरे में आता था, सिर्फ एक बात खोजता था, मेरे से कहां गलती हो गई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन की जगह अगर हम लोग होते तो कितनी बार बल्ब बनाते, कितनी बार जाते वहां तक? हम शायद इतना लंबा तो नहीं बनाते, एक दो बार नहीं बनाते। और उसके बाद सारा का सारा इल्जाम किस पे लगा देते? सारा का सारा इल्जाम समाज पे लगा देते कि जो मेरी बीवी है ना, ये आवाज दे देती है 2 बजे, खाना खा लो जी, गर्म है, अभी दूंगी, बाद में नहीं करने वाली गर्म में। कहां से बल्ब बनाऊं, बीवी बनाने कहां दे रही है बल्ब? बाहर आवाजें आ जाती हैं, शोर हो जाता है इतना, मिलने वाले चले आते हैं, सारे दोस्तों को बता दिया, यानी कि सारे जहां में गलतियां दिखाई देती हैं अपने में छोड़ के सिर्फ। साहब बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। मैं भी यही करता था। जितनी कंपनियां मैंने छोड़ी, कंपनियां छोड़ने की वजह क्या थी? कभी कंपनी में कमी दिखाई देती कि साहब ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कभी कुछ समझ में आता था, कभी साहब कोरियर नहीं पहुंचा तो इस बात से नाराजगी, अच्छा साहब ये हो गया। मैंने अभी एक सेशन बनाया है, एक सेशन तैयार करा है और उसमें मैं आपके माध्यम से जगत जी बहुत सारे लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपको अगर आंसर मिले तो जरूर मेरे को आप फॉरवर्ड करना। जिन लोगों के पास मेरे नंबर है मुझे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और जिनको जगत जी के हैं जगत जी को आंसर दे सकते हैं, उनके द्वारा मेरे पास आंसर आएगा। सवाल ये है कि मुझे कोई एक ऐसी कंपनी बताओ, आप जितने समय आपने एक्सपीरियंस, एक ऐसी कंपनी बताओ जिसमें जितने लोग जुड़े हैं सारे के सारे कामयाब हो, हर जुड़ने वाला कामयाब हुआ हो। दूसरा, मुझे ऐसी कंपनी बताओ जिसके प्रोडक्ट से सारे लोग सेटिस्फाइड हो। तीसरा सवाल, मुझे ऐसी कंपनी बताओ जिसमें कभी कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हुआ हो। चौथा सवाल, मुझे ऐसी कंपनी बताओ जिसमें आज तक कोरियर के लिए जो बोला गया हो ना कि 3 दिन में आएगा तो 3 दिन में कोरियर पहुंचाए, ऐसा वहां कभी नहीं हुआ कि 5 दिन 6 दिन हो गए हो। बताइए ना, मेरे समझ से कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। इसका मतलब कामयाब होने के लिए कुछ और चाहिए होता है साहब। ये सिर्फ बहाने हैं, ये सिर्फ बहाने हैं जो लोग इस बात पे करते हैं। मैं भी यही करता था, मेरी भी गलती यही थी साहब। ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल मोदी केयर में बिताए तो साहब कई बार प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं हुआ कि सारे कोरियर टाइम पे पहुंचे, पर जब मैं समझ गया ना
कि मुझे काम चलाना है, अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो इससे काम हो जाएगा। जब मसाले नहीं थे तो भी हम काम करते थे, जब ये चीज नहीं थी तो भी हम काम करते थे, जब नूनी नहीं था तब भी कर रहे थे, देसी घी नहीं है तब भी कर रहे हैं, आज दालें नहीं है ना तो भी कर रहे हैं ना, दालें आएंगी तो भी करेंगे और शानदार करेंगे। तो साहब उस समय मैं ऐसी ऐसी वजहों से ही छोड़ देता था कंपनी, ऐसी ऐसी वजहों से ही छोड़ता था। तो मुझे समझ में आ गया कि यस, अब मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा कि इस माहौल में भी मैं कैसे बेटर कर सकता हूं, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं। यस कोरियर थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है, हो रहा है, ठीक है, कैसे संभालना है, ना कि उसकी सिर्फ वो करके और हटा सावन की घटा कंपनी को अलग कर दे। नहीं साहब, ये दूसरी मिस्टेक थी जो मैं करता था। और जब मैंने ये कहा समझ में आई कि यस ये 2 मिस्टेक है। और जो मैंने सवाल आपसे बोला है, इसको लेके करीब 10 पॉइंट है कि कैसे आदमी कामयाब होता है। ये सेशन अभी बहुत जल्दी हमने तैयार किया है, बहुत जल्दी इसको भी हम लोग बताएंगे कि क्या वो पॉइंट्स हैं जैसे कामयाब हुआ। जो उसमें ये दोनों बातें भी हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती खोजना, सिस्टम पे गलती नहीं, अपने आप को इंप्रूव करना। उसके बाद चालू हुआ, अभी सिद्धार्थ सारी कहानी बता के चला गया, उसको उम्मीद थी मैं जुड़ूंगा, और मेरी अपनी उधेड़-बुन चालू। मैंने कहा वहां तो नहीं जाना है साहब, उधर तो नहीं जाना, पर मैंने कहा फिर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बोली जगत जी कि नेटवर्कर ज्यादा एनालाइज करता है। हाँ। वो पैरालाइज इसी चक्कर में हो जाता है उसको। हो जाता है। और मैं जितने लोग आज देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, मैंने पुरानी कहावत सुनी थी कि अपनी गलती से सीखने वाले को समझदार कहते हैं, और जो दूसरों की गलती से सीखे उसे जीनियस कहते हैं साहब। जीनियस कहते हैं, जीनियस कहते हैं। आप या तो खुद गलती करके सीख लें तो आप समझदार, अगर मेरी गलती से आप सीखेंगे ना तो आप जीनियस होंगे साहब। मैं जो करके आया हूं ना वो आप नहीं करेंगे ना तो आप जीनियस होंगे साहब। ये गलती नहीं करना, आओ तो लगभग 3 से 5 साल के लिए आना काम करने के लिए। दूसरा, सारे जहां की गलती छोड़ के अपने आप को खोजना साहब। और ये फार्मूला ना सब जगह काम करता है, सब जगह काम करता है साहब। कहीं कुछ भी हो, अगर आप उस पर्सनल पे लगाओगे ना तो इसका मतलब पता क्या हुआ, आपने सारी गलती उस व्यक्ति पे डाली है, अपने आप को सेव कर दिया। आपने बोला मैं ठीक, सारा जहां में कमी है। आप नहीं हो सकते साहब। जब आप अपने को ठीक करेंगे ना तब जाके चीजें ठीक होंगी। फिर मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को मैं इससे पहले जिस कंपनी में था, जो हमारी अभी बहुत बड़ी राइवल कंपनी है, उस कंपनी में था मैं इससे पहले, और वहां से मोदी केयर में आया था। तो उस कंपनी ने मुझे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में बता दिया था, उसके बारे में बता दिया था कि मुझे समझ में आ गई थी ये ऐसी कोई संस्था है जो कि इन फ्यूचर जाके गवर्नमेंट बॉडी यही बनेगी। अमूमन जितना भी पहले हुआ है, इससे पहले जितनी गवर्नमेंट बॉडी बनी है, चाहे सेबी को बनाया हो या अभी बिल्डर को लेके गवर्नमेंट बॉडी बनाई है, इंश्योरेंस को बनाया हो, गवर्नमेंट करती क्या है कि ये लोग पहले से बना लेते हैं। जैसे अभी हमारा बना हुआ है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, जब गवर्नमेंट इसको मान्यता देगी, जो कि बहुत जल्दी देने वाली है, गवर्नमेंट क्या इसमें करेगी, अपने कुछ रिटायर्ड जज इसमें ऐड कर देगी, कुछ रिटायर आईएएस ऑफिसर ऐड करेगी। ऑलरेडी यहाँ पे 7 लोगों की बॉडी बनी हुई है, जिसमें एमबी की तरफ से कुछ लोग हैं, ओरिफ्लेम की तरफ से हैं, मोदी केयर के हमारे के मोदी साहब फाउंडर मेंबर हैं उसके, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिंदुस्तान के फाउंडर मेंबर। तो उस पे हम क्या करें, वो है। इसके अलावा 3-4 लोग आईएएस ऑफिसर आ जाएंगे इसके अंदर, 3-4 रिटायर आईएएस ऑफिसर, रिटायर जज, और गवर्नमेंट बोलेगी इन्हें मान्यता दे देगी। तो मैं जानता था कि इसका वो बहुत ज्यादा है फीचर। फिर वो चेक किया 1914 में, मैंने 15 नवंबर 1914 2014 को मोदी केयर को ज्वाइन किया है। उससे 2 महीने पहले मैंने सर्चिंग करना शुरू किया, उसको फील्ड को किया। उस समय मैंने जितना देखा 14 कंपनियां थी उस समय इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, जिसमें 3 इंडियन थी, 11 विदेशी कंपनी थी। इंडियन कंपनी पे फोकस मेरा ज्यादा इसलिए गया कि तब तक नरेंद्र मोदी साहब हमारे पीएम बन चुके थे, और पीएम भी बन गए थे, और उन्होंने नारा भी दे दिया था मेक इन इंडिया। पहले चलता था मेड इन इंडिया, उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया, यानी इंडिया में बनी हुई चीजों का वो कीजिए। और मैं चाइना का एक एग्जांपल जानता था दोस्तों, चाइना का एक एग्जांपल मैं जानता था, आप सबको जान के हैरानी होगी, इवन आप सब लोग जान भी रहे होंगे, चाइना पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने फेसबुक बिल्कुल यूज नहीं करा। उसने अपना फेसबुक बनाया, उसने व्हाट्सएप यूज नहीं करा। उसने कहा साहब, उसने अपनी पॉपुलेशन की पावर को पहचाना है कि साहब हम जब इस तरह से हैं तो क्यों ना हम अपने इसको करें। उन्होंने अपना व्हाट्सएप बनाया। भारत में आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कोशिश की, वो कामयाब नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं साहब। तो चाइना है। अब मैं एक एग्जांपल और आपको बता रहा हूं, जो लगभग 14-15 साल पुरानी बात है, जब बिल क्लिंटन साहब वहां के राष्ट्रपति थे। उस दौरान चाइना ने बोला कि बाहर की कोई कंपनी चाइना में नहीं चलेगी, एमएलएम कंपनी, सबका बाइकआउट करो, निकालो इन सबको बाहर, हमारी ही कंपनी रहेगी। अब एमवे जो कंपनी है अमेरिका की, सबसे बड़ा योगदान होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। बिल क्लिंटन साहब ने सारी मीटिंग को कैंसिल किया, सीधा पहुंचे भाई साहब,
सीधा करने बात पहुंचे, बोला ये नहीं आप कर सकते, इस अध्यादेश को आप पास नहीं कर सकते, इसमें संशोधन करें, कुछ भी करें पर ये पास नहीं करेंगे। फिर वो संशोधन के साथ उसको एक्टिव हुआ। अब मैंने कहा साहब नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, कुछ नहीं पता कौन सा ऐलान कर दें कब, कि साहब बाहर वाले हटो, अब वहां नेटवर्क बना के फिर दोबारा खोजोगे। तो हमने कहा भाई साहब इन तीन में छाट लो, 3 कंपनियां थी, 3 में छाटो। फिर शुरू हुआ कि किसके पास प्रोडक्ट और प्राइस ठीक है, प्रोडक्ट और प्राइस। तो साहब विदेशी जितनी भी कंपनियां थी, एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो प्रोडक्ट और प्राइस को हम बात करें वो होती है। और मैं इस बात को जानता था, हिंदुस्तान के अंदर पैंटीन शैम्पू सभी लोग जानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, वो पहली बार हिंदुस्तान में तब प्रॉफिट में आया जिस साल उसने शैशे निकाला। जिस साल उसने 3 रुपए का शैशे निकाला ना, उस साल पैंटीन कंपनी भारत में प्रॉफिट में थी। कोका कोला उस साल प्रॉफिट में थी जब उसने 5 रुपए का कोका कोला निकाला, छोटी बोतल निकाली थी 5 रुपए की। पुराने लोगों को अगर याद हो, आज से 4-5 साल पहले छोटी बोतल आया करती थी 5 रुपए की। उस साल प्रॉफिट में थे। हिंदुस्तान वो कंट्री है जहां प्राइस बहुत बड़ा महत्व करता है। फिर जब हमने मोदी केयर को चेक करा तो साहब इसके जो प्राइस थे लगभग मार्केट के अकॉर्डिंग थे। 6-7 प्रोडक्ट को छोड़ दूं मैं आज भी तो बाकी सब मार्केट के अकॉर्डिंग है। और वो 6-7 भी महंगे नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है उसकी, बस हमें नॉलेज नहीं है उसकी, तभी वो महंगा लगता है। कहते हैं एक से है कि जब प्रोडक्ट आपको महंगा लगे तो समझ जाइए आपको उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की नीड है साहब। आपने उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, इसीलिए प्रोडक्ट महंगा लग रहा है आपको, वरना महंगा नहीं है। जो 7 प्रोडक्ट हैं, किसी दिन बैठ के उन 7 पे जब आप ट्रेनिंग सुन लेंगे ना, जब आप चाय की पत्ती को सुन लेंगे ना, तो वो कभी महंगी नहीं लगने वाली। जो 140 के लोगों को पाव महंगी लगती है ना, कभी नहीं लगने वाली। मेरे एक फ्रेंड हैं जो FLP कंपनी के अंदर थे, वो चाय की पत्ती को बहुत सारी ली उन्होंने, हर बार वो लेते थे। और मैं हैरान, मैंने कहा भाई सारी दुनिया को महंगी लग रही है, तुम 10-10 खरीद रहे हो उसको। पता चला कि वो उसको ब्लेड से रेट हटाता था और 350 रुपए में बेचता था 1 पाव। और उसने बताया कि हमारी इस चाय से लेमन टी बना के, दूध न डाल के लेमन टी बना के कैंसर तक के पेशेंट को ठीक करा है उसने, कैंसर तक के पेशेंट को ठीक करा है। ग्रीन टी से फार बेटर हो जाती है अगर इसको आप लेमन टी और ब्लैक टी पीते हैं तो। ये ग्रीन टी कुछ नहीं ठहरती इसके आगे, क्योंकि 40% इसके अंदर बड़ी पत्तियां हैं। तो साहब हमने ट्रेनिंग नहीं ली, इसीलिए प्रोडक्ट महंगा है। 6-7 प्रोडक्ट को मैं छोड़ दूं, सारे के सारे मार्केट को, और उसमें अभी राइस ब्रांड ऑयल आ गया है हमारे, बिल्कुल उसी में आ गया है जो मार्केट का रेट है। तो अभी और 5 रह गए हैं सिर्फ। इसके अलावा प्लान की बात करें, प्रोफाइल, उससे पहले प्रोफाइल की बात करते हैं साहब। प्रोफाइल इतना बेस्ट था इसका, प्रोफाइल इतना बेस्ट था कि ये प्रोफाइल नहीं है साहब, सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम कैसा? सिस्टम वैसा मैं आपको बताता हूँ। टाटा साहब को सारे लोग जानते हैं, टाटा, रतन टाटा जी के जो पिताजी का नाम था वो है जमशेद टाटा, जिनके नाम से जमशेदपुर नगर बसा हुआ है, टाटा नगर बसा हुआ है। उनके जमशेद टाटा के जो पुत्र हैं रतन टाटा जी अभी हैं। और मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा रतन टाटा जी के औलादों के नाम बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि साहब उन्होंने तो शादी नहीं की, अब कहां से औलादें आएंगी? अब जब उन्होंने मैरिज नहीं की तो कितनों को डाउट है कि जब रतन टाटा जी नहीं होंगे तो कंपनी का क्या होगा? बताइए कितनों को डाउट है? साहब किसी को डाउट नहीं है। आप और हम तो छोड़ दीजिए, जो टाटा में काम कर रहे हैं ना लोग, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी डाउट नहीं है, उन्हें भी शक नहीं है। टाटा साहब की भगवान करे उम्र और 100 साल हो, पर अगर वो नहीं रहे किसी को डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बना हुआ है साहब। उस सिस्टम में फर्क नहीं पड़ता कि टाटा साहब है या नहीं है, सिस्टम चलता रहेगा। हमारी आने वाली जनरेशन टाटा की चाय, टाटा के ट्रक, टाटा की नैनो कार, ये सारी चीजें मिलने वाली है हमारी जनरेशन को। एक आइटम कुछ बंद नहीं होने वाला। ठीक वैसा ही सिस्टम मोदी केयर का है दोस्तों, ठीक वैसा ही। भगवान करे हमारे जो समीर मोदी साहब की उम्र और 100 साल हो, पर साहब अगर ये नहीं भी है ना, इसका ऐसा सिस्टम बना हुआ है। और ये मोदी केयर का नहीं बना हुआ, मोदी ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं सबका सिस्टम तैयार है, एक सिस्टम तैयार है, जिसमें इनके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता साहब। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अभी 2 साल 3 साल पहले एमवे के एक ऑनर एक्सपायर हुए, दो थे इसके पार्टनर, एक ऑनर 95 ईयर के होकर एक्सपायर हुए। किसी को डर नहीं था कि क्या होगा साहब एमवे का। दूसरे ऑनर जो है भगवान करे उनकी उम्र भी और 50 साल 100 साल हो, पर अगर उन्हें भी कुछ होता है तो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि 84 सालों में उसने वो सिस्टम जनरेट कर दिया है जहां उनके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मोदी केयर का वो सिस्टम बना हुआ है कि एमएलएम हम जिसके लिए करते हैं ना, कि आपके बच्चों तक जाए, तो ये जाएगी साहब आपके बच्चों तक।
आपके बच्चों तक जाएगी, चाहे वो रहे या नहीं रहे, आप रहे या नहीं रहे, ये मिलने वाली है आपको। तो प्रोफाइल इससे बेस्ट नहीं हो सकता। और अभी लेटेस्ट लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको दोस्तों, जो अभी घटित हुआ है अप्रैल के अंदर। मोदी केयर ने, अभी हमारा कोलालमपुर टूर आया था, कोलालमपुर टूर को मोदी केयर ने बोला था हम मई में पे आउट देंगे आप। पता चला 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया और आखिरी के दिनों में काम नहीं हो पाया। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, 22 तारीख को संडे था, 23 तारीख की क्लोजिंग जो रीपर्चेज की होती है वो हम नहीं कर पाए क्योंकि 22 को ही जनता कर्फ्यू लग गया, 23 तारीख को वो था क्या कहते हैं लॉकडाउन किया, 24 को पहला नौराता चालू होना था। मोदी जी ने आके बोला अभी मुझे 21 दिन चाहिए। हम सबको मालूम है मोदी केयर जो कि मई के अंदर पे आउट, यानी अभी पे आउट देना था कोलालमपुर का 50,000 रुपया। देखिए साहब प्रोफाइल की पावर देखिए कि उन्होंने वो अप्रैल में दिया आप सभी को, जबकि ये तो बहाना बनाने का टाइम था। दुनिया भर की कंपनियां बहाना बना रही हैं साहब, उनके पास सटीक बहाना है। ऐसा बहाना आप बोल नहीं सकते हो, कहेंगे साहब कारोबार नहीं हुआ। और ये तो गिफ्ट देना था आपको, आपका हक थोड़ी ना था, ये तो गिफ्ट देना था आपको 50,000 रुपया, आपका कोई राइट नहीं था, आप चूं तक नहीं करते। पर फिर भी देखिए साहब, इससे बड़ा प्रोफाइल का एग्जांपल और क्या लेंगे आप साहब, कि उन्होंने बोला कि नहीं पे आउट कम आया है, पे आउट कम आया है तो मई की जगह हम अभी देंगे 50,000, और उन्होंने रिलीज करा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक टूर था उस पे बोला कि जिसको चाहिए 7,000 रुपए वो कर दे, उसको भी 7,000 देंगे। साहब ये अगर हम और कुछ कर रहे होते ना इस समय, तो ये बड़ा प्यार से बहाना ये बन जाता। ये हम ऐसे प्रोफाइल के साथ थे इसलिए फर्क नहीं पड़ा, जबकि मोदी केयर का बिजनेस भी 7 दिन कम आया है, क्योंकि जो हमें परमिशन मिली है टूर उसकी कोरियर की, वो 30 मार्च को मिली थी परमिशन, हमें 24 को परमिशन नहीं मिली थी। असली काम 30 मार्च के बाद चालू हुआ है, पर फिर भी पे आउट निकालना दोस्तों, इससे बड़ा लाइव जो कि आप सब लोग देख रहे हैं प्रोफाइल का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इससे बड़ा। ये इतिहास बना रहा है दोस्तों। इसकी चर्चा, लॉकडाउन तो अभी खत्म हो जाएगा दोस्तों 1 महीने में, 1.5 महीने में, पर इसकी चर्चा आने वाले 5 सालों तक चलने वाली है कि ऐसी कोई कंपनी थी जो बहाना बना सकती थी, उसके पास पूरा राइट था, पर उसने उस समय पे आउट निकाला, उस समय पे आउट रिलीज किया। और 50,000 अच्छा खासा, आपको 50,000 लग रहा है साहब क्योंकि आपके पास 50,000 आया। कंपनी से पूछिए, 3,500 लोग थे। एक बार मोबाइल कंप्यूटर को लेके ना, अपने लैपटॉप को, मोबाइल को लेके एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, 3,600 इंटू 50,000, आपको मालूम चलेगा कि क्या पे आउट दिया है। ये ऐसा कोई प्रोफाइल होता ना, बस की नहीं थी किसी की भी, कोई भी कर पाते। प्लान की बात करें दोस्तों, प्लान ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्लान जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो सटीक प्लान जिसको पूरी दुनिया राइट कर चुकी है ना, यस कर चुकी है, थंब कर चुकी है, वो मैट्रिक्स प्लान है। वो मैट्रिक्स प्लान है दोस्तों, इसीलिए प्रूवन प्लान है। 84 साल हो गए हैं उसको चलते हुए पूरे तरीके से, उसके अलावा कहीं नहीं है। इसके अलावा जितने प्लान वो आए गए और ये हुआ, खत्म कहानी हो गई उन सबकी। बहुत सारे प्लान आए। मेरा एक प्रॉपर सेशन है 1 घंटे का जिसमें हम प्लान पे बात करते हैं। आज हम छोटी सी सटीक सी बात कर लेते हैं जिसमें आपको हल्का सा शायद समझ में आ जाए। मैं प्लान पे बात करता हूं कि प्लान किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं ये प्लान, या कैसे बनते होंगे। ये मेरा है ऑब्जर्व, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे होता होगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसी कंपनी में जुड़े जहां पे 7, 8, 9 लाख खोलना था, अब वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, तो वो 4 लोग बैठे, बोले यार ये हम कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ बहुत लाख खोलनी पड़ती है। बोला तो क्या करें, बोले काम करते हैं, अगर हम कोई प्लान ऐसा बना दे कि इसमें सिर्फ 4 लाख हो तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो 4-5 खोपड़ियां बैठी और उन्होंने 4 लाख का प्लान बना दिया साहब। बहुत टाइम पहले हिंदुस्तान में गोल्ड माइन करके कंपनी आई थी जो 4 का पे आउट करती थी, 8,000 की ज्वाइनिंग थी। 1 डायरेक्ट डालोगे 2,000 आपके पास आ जाएगा, 4 डायरेक्ट से आपका पैसा बाहर हो जाता था। अब जो आएगा आपके लिए प्लस है। तो इन खोपड़ियों ने 4 का प्लान बताया, थोड़े दिनों में साहब 4 का प्लान भी फ्लॉप कर गया। फिर ये खोपड़ियां बैठी आपस में, फिर खोपड़ियां बैठी और फिर खोपड़ियां बैठ कर रही है साहब, तो 4 भी फ्लॉप कर गया। बोला क्या करें, बोला एक काम करो, एक काम करते हैं हम 2 लाख का प्लान बना देते हैं, 2 तो हर कोई कर लेगा। अब इन्होंने 2 लाख का प्लान बना दिया जिसको आज की डेट में बाइनरी कहा जाता था। आप बताइए मुझे, पूरे वर्ल्ड में ढूंढ के बताइए कोई कंपनी जो 50 साल बिता दी हो जिसने बाइनरी, मिलेगी नहीं आपको, कोई मिलेगी नहीं आपको। हिंदुस्तान में जितनी थी अब ले देखे 1 रह गई है सिर्फ। आरएमपी का क्या हाल हुआ सभी को मालूम है, 1 रह गई है। जो रह गई है उसने भी अपने 3 बार नाम बदले हैं। अभी उसका नाम कुछ और हो गया है साहब, पहले नाम कुछ और था। जो जब नाम बदले हैं ना, हर बार एक कहानी हुई है साहब, अच्छी खासी कहानी। मैं सिर्फ कहानी बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। कहानी मतलब आत्महत्याएं हुई हैं, बॉस उनके ऑनर अंडरग्राउंड हुए हैं, सारे अकाउंट सील हुए हैं, बचाने के लिए नाम रातों रात बदलना पड़ा उन्हें। वरना मुझे बताइए एक अच्छा सा नाम चल रहा है, क्यों 84 साल से एमवे ने नाम क्यों नहीं बदला साहब? बिल्कुल सही बात। 84 साल हो गए, बदल देती ना। ओरिफ्लेम को इतने साल हो गए, नाम बदल देती साहब। मोदी का नाम बदल देती, जुट क्या है दोस्तों? जब नाम बदला जाता है, एक कहानी के साथ नाम बदला जाता है, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, आत्महत्या तक होती है सब।
इस तरह की है चीजें, वो तब नाम बदले गए। एक भी नहीं है जो चल रही है वो सिर्फ नाम बदल के चल रही है। कैसे चल रही है? अब ये 2 वाला भी फ्लॉप कर गया साहब पूरे तरीके से। फिर ये खोपड़ियां बैठी, बोला साहब 2 भी फ्लॉप कर गया, आप क्या करें? बोला एक काम करते हैं, सिंगल लेग प्लान बनाते हैं। बहुतों को जान के हैरानी होगी साहब, सिंगल लेग प्लान भी चला है एक टाइम मार्केट के अंदर की। एक लेग में सारे लोग जुड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहीं जुड़ेंगे एक लाइन के अंदर। वो साहब और भी बुरी तरह से फ्लॉप गया। उसके बाद बारी आई कि अब सब खत्म, कि अब एक भी जोड़ना बंद। फिर ये खोपड़ियां बैठी। बोला साहब अब कैसे काम होगा, हमने तो एक करके भी देख लिया। बोला एक काम करते हैं, अब लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं और लोगों को बोलते हैं उन्हें कोई काम नहीं करना है। और साहब फिर जन्म हुआ इन्वेस्टमेंट कंपनियों का, जिसमें बड़ा प्यार से डायलॉग बोला जाता है, आपको कुछ नहीं करना। मेरे पास भी बहुत लोग आए कि करण जी जुड़ जाइए, आपको कुछ नहीं करना। मेरा उससे वही सवाल था कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरे घर क्यों आया? फिर जब मुझे कुछ नहीं करना तो तुम मेरे घर क्यों आए हो भाई? तुम्हें भी घर जाके बैठना था। इसका मतलब आप बता कुछ रहे हो, होगा कुछ और इसके अंदर। अगर तुम मेरे घर तो कुछ नहीं करना था तो तुम्हें भी कुछ नहीं करना था, तुमको भी घर में ही बैठना था। फिर क्यों तुम मीडिया पे डाल रहे हो, मेरे साथ जुड़ो, क्यों तुम सोशल मीडिया पे कर रहे हो? कि तुम इस तरीके से कर लो, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था। और साहब ये जितने इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये तो साहब ऐसा हल कर देंगे, इसमें जिसने पैसा कमा लिया वो अंडरग्राउंड हो गया है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। और जो कमा नहीं पाया तो उसे वैसे ही छोड़ना पड़ा है। जितने उसने जोड़े ना, पत्थर तक की नौबत आ जाएगी साहब, आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा अपना। ऐसा आलम। और ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, सेल्फ एक्सपीरियंस लेके बता रहा हूँ साहब, अच्छी तरह से जाके होके आया हूँ उसके अंदर से, वहां से निकल के आया हूँ साहब, तब मैं बता रहा हूँ। ये सुनी सुनाई बात पे बात नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ये प्लान उस तरह की है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, शायद आप तक बात अपनी पहुंचा पाऊं। एक व्यक्ति बैंक में जॉब करता था और उसने प्लानिंग बनाई अपने दोस्त के साथ मिलकर कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, एक कंपनी को खड़ी करता हूँ, जिसमें क्रेडिट कार्ड के द्वारा होगा, लोन दिए जाएंगे लोगों को, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और ऐसे मार्जिन होगा, ऐसे पैसा कमाएंगे। 3 महीने तक उसने प्लानिंग की, 3 मंथ तक प्लानिंग की उसके अंदर। उसके बाद वो सारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि यस हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीज करेंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे। एक दिन उसकी माँ का डेली रूटीन था, उसको 10 बजे 10:30 बजे बैंक में जाना होता था। माँ का डेली का रूटीन था कि 9 बजे उसको आके उठाया करती थी, चाय लेके आती थी और उसको उठाया करती थी। एक दिन उसकी माँ आई, सेम अपने रूटीन के हिसाब से बेटे को उठाया और बेटे ने माँ को बिठा लिया। बोला माँ इधर बैठो, आपसे एक बात बतानी है। माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ माँ। माँ से बोलता है कि माँ मैं अभी एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिससे ये होगा। सारी कहानी समझाई उसने कि 3 महीने में हम क्या क्या कर चुके हैं। माँ ऐसे ऐसे प्लानिंग कर चुका हूँ, ये चीज हो चुकी है, मैं और मेरे पार्टनर हम लोग मिलकर इस तरह से करेंगे और ये इतना सारा बेनिफिट होगा। माँ सारी बातें उसकी सुनती रही। जब सारी बात बेटे ने कह ली तो माँ ने बड़े प्यार से बोला कि बेटा तुमने जो बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा सब सर के ऊपर से गया है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुझे पिछले कई सालों से 9 बजे चाय लेके आती हूँ और तू मुझे सोता हुआ मिलता है। मैं तेरे को जगाती हूँ, चाय देती हूँ, तू उठता है, चाय पीता है। बस मैं ये चाहती हूँ बेटा तू कुछ भी कर, कोई भी काम कर, पर जब मैं तेरे यहाँ 9 बजे आऊं तो तू मुझे ऐसे सोता हुआ मिल, किसी दिन जगा हुआ ना मिल बेटा। अगर तू जगा हुआ मिला, तेरी नींद गई, इसका मतलब तूने गलत काम किया है। तू कोई जो बता रहा है मेरी कुछ समझ नहीं आया, मुझे इतना समझ में आया। दोस्तों वो अनपढ़ माँ इतना प्यारा मैसेज दे गई। दोस्तों ये सच में जितने इन्वेस्टमेंट प्लान है ना दोस्तों, ये सारे के सारे इस तरह के हैं कि आपकी नींद उड़ा देंगे साहब, पूरा मोहल्ला छुड़वा देंगे साहब, ये घर छुड़वा देंगे आपके। इनके चक्रों में मत पड़ना आप, बिल्कुल गलती से भी मत आ जाना चक्कर में। जो भी कोई हो, मैंने अभी बताया एक सेशन हम तैयार कर रहे हैं, उस सेशन का पहला नियम यही है कि चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा साहब उसके अंदर। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बहलावे हैं और वो चीजें। उसके बाद जब हमने इन सारी चीजों को किया स्टडी, प्लान को, प्रोफाइल को, प्राइस को, हर चीज को स्टडी किया, सबके सब पैमाने पर मोदी केयर खरी उतरी। फिर सवाल उठा कि मोदी केयर कैसे जोड़ना है, मोदी केयर को कैसे ज्वाइन करें। तो मलिक सर से बेस्ट मोदी केयर में और कोई नहीं हो सकता, आप सारे लोग जानते हैं। मलिक सर जो मेरे पार्टनर हैं, रमाकांत जी उनके फ्रेंड थे। मलिक सर आज हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मैं और मलिक सर। उनसे मैं सिर्फ, मेरी एक 3 घंटे की मीटिंग थी जब मलिक सर ने पहली बार, क्योंकि मलिक सर को मोदी केयर में लगभग 8 साल के करीब होने वाले हैं, मेरे को 5 साढ़े 5 साल होने वाले हैं। तो शुरू में भी हमने प्लान को समझा था, बस थोड़ी देर की मुलाकात थी, उसके अंदर ये पता चल गया था कि ये एमएलएम में शानदार है, इनसे बढ़िया नेटवर्कर नहीं हो सकता साहब। उस दौरान ये समझ में हमें आ गया था।
फिर मलिक सर को खोजा गया, मलिक सर को ढूंढा, मलिक सर के साथ मोदी केयर को स्टार्ट करा। दोस्तों ये वो कहानी थी कि किस तरह से मोदी केयर के अंदर आया, कहाँ एनालाइज करा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताने जा रहा हूं कि 2-3 चीजों को और आपने ध्यान रखना है जब आप इसमें कामयाब होने जाएंगे, जब आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। जुड़ तो आप गए, 2-3 चीजों को और ध्यान रखना है आपने। उनको आप अगर रख पाए, उन पे सटीक उतर पाए तो कामयाबी से कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। उसमें पहली चीज आती है दोस्तों, आपको रिजेक्शन से बचना है। रिजेक्शन से बचना है। बहुत सारे लोग वहीं टूट जाते हैं दोस्तों, जहां 4-5-6 लोग मना कर देना उनको, बस वो खत्म हो जाते हैं दोस्तों। वो अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति आपको ना बोलेगा ना कि मुझे नहीं करनी, वो 4 आप में कमियां बता के ना बोलेगा। आपको लाइफ में आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो ये बोलेगा कि शाबाश, वेरी गुड, तू कर लेगा। वो पता क्या बोलेगा? तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा। उसने देख किया था, वो फ्लॉप हो गया, मेरे मौसी के लड़के ने करा था, वो चला गया, चाचा के लड़के ने वो हो गया, मेरा पड़ोसी हो गया, तेरे से भी नहीं होगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको लाइफ में जो ये बोले कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, पर तू कर, शाबाश। एक नहीं मिलेगा। वो सारी आपकी कमियां निकाल के, यानी आपको नेगेटिव करके मना करेंगे। तो रिजेक्शन से बचना है साहब। और एक और बताऊं जो कड़वा सकते हैं, रिजेक्शन देने वाले और कोई नहीं होते साहब, ये आपके अगल बगल वाले ही होते हैं। बड़े खास आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदारी होंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड ही होगा साहब। ये और कहीं से नहीं आते साहब, ये बिल्कुल वही होते हैं। और मैं अपनी बताऊं कहानी, मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा जिन्होंने रिजेक्शन दिया है वो मेरी मदर है, मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी आज तक पॉजिटिव नहीं है साहब। और इसका आज भी नहीं है। और इसका मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ क्या हुआ। मेरे दोनों ब्रदर ज्वाइन नहीं है एमएलएम में, आईडी तक नहीं है, आईडी तक। अगला साइड इफेक्ट बताता हूँ क्या हुआ। मेरे खानदान से मेरे 5 चाचा हैं, 1 चाचा ज्वाइन नहीं है, 3 बुआ है, 1 बुआ ज्वाइन नहीं है। या फिर यूं कहूं कि मम्मी ने होने नहीं दिया किसी को भी। अच्छा, मोहल्ले से कोई ज्वाइन नहीं है। मैं जैसे तैसे किसी मोहल्ले एक लड़के से बात करूं, उसको बताऊं, वो बोले डन, मैं तेरे साथ कर रहा हूं। पता चला मेरी मम्मी को पता चल जाए कि वो गया, उसके पास गया था, मेरी मम्मी पहुंच जाए वहां। या जब वो बैठे, सारी औरतें निकल के बाहर बैठ जाए तो मेरी मम्मी पूछ ले, अच्छा वो आया था। या उसकी मम्मी ने बता दिया कि भाई तुम्हारा लड़का आया था, करण आया था घर पे। अब मेरी मम्मी चालू, बोला अच्छा, बोली देख मेरी तो वो सुनता नहीं करण, तुम अपने बच्चों को रोक सकते हो, तो वो तो फंस गया है हमारा बेटा, हम तो उसे बहुत समझा के थक गए। कल को अगर तुम्हारा बेटा फंस जाए कुछ हो तो मेरे को बोलने मत आना। अब बताओ कैसे ज्वाइन हो जाएगा वो मेरे से? ज्वाइन नहीं होने दिया साहब। शुरू में मेरे पीछे पड़ जाती थी मम्मी। मैं आता था, पहला चेक आया साहब मेरा 340 रुपए, खर्चा हुआ 2000। पेट्रोल को लगा, वैसे चला, जितने हम भाग दौड़ की, जैसे तैसे हमने 8000 पॉइंट डाले। 15 दिनों के अंदर चेक आया 340 रुपए, 2000 का खर्चा। मम्मी आके चालू, कितना आया? मम्मी ने बोला बेटे तू इसे बिजनेस बोलता है? तूने 2000 रुपए लगाए और 3000 कमाए, ये बिजनेस है? मैं तुझे बताती हूँ बिजनेस क्या है। तू बेटा पूरे महीने घर बैठ जा, जब तू घर बैठ जाएगा तो 2000 खर्च नहीं करेगा, 2000 खर्च नहीं करेगा तो 300 रुपया नहीं लेके आएगा, 300 नहीं लाएगा तो 1700 की बचत होगी। बोला बेटा ये होता है बिजनेस, ये कैसा बिजनेस? फिर वो एक डायलॉग और बोलती थी कि बेटा तू जितनी मेहनत करता है ना, इसमें तुझे 300 नहीं, तुझे 30,000 मिलने चाहिए। तू जितनी सुबह जाता है, रात को आता है, कितने एफर्ट्स कर और क्या लेके आता है। अगले महीने का चेक 1100 रुपए, फिर खर्चा हुई। अब भाई साहब मेरा आलम ये होता था कि मैं सोचता था कि मम्मी सो जाए उसके बाद ही घर के अंदर जाऊं। कई बार वैसे बैठ जाता तो मम्मी पूछती थी आया नहीं, क्योंकि वो जैसी चेक आने का टाइम हो तो मम्मी और ज्यादा कर दे कि मैं पूछूंगी कहाँ फंस गया, क्या हो गया। थोड़े दिनों में समीकरण बदले, अभी चेक 40-50 हजार हो गया, थोड़ा समय भी कम हो गया। आप सभी लोग जानते हैं नेटवर्कर की छुट्टी तभी होती है जब अचानक कोई मीटिंग गच्चा देते कि मीटिंग होने वाली थी, हम तैयार हो गए साहब, लास्ट मिनट में पता चला गैस नहीं मिल रहा। इसके अलावा नेटवर्कर की छुट्टी नहीं होती साहब, उसको तो 24 घंटे के बाद भी ओवर टाइम करना पड़ता है साहब, एवरी डे। उसके लिए कोई, बल्कि संडे उसके लिए ज्यादा होता है, ज्यादा वर्किंग होता है। हाँ, अब मेरे साथ भी यही होता था साहब, मैं भी मीटिंग कैंसिल। अब मेरी माँ इस बात से भी परेशान। अब माँ आके बोले मेरी वाइफ को कि एक बात बताओ, ये कहाँ काम करता है, ये जाता तो है नहीं बिल्कुल भी, ये महीने में 15 दिन तो घर में पड़ा रहता है ये, और इसे कौन है जो 40,000 दे देता है? मुझे उस मालिक से मिलवाओ, मैं उसे बोलूंगी इसे बुलाया कर, इसे क्यों इतनी छुट्टियां देता है, ये घर में बैठा रहता है पूरे तरीके से।
अब उससे भी परेशान हुई। फिर मम्मी गांव में चली गई रहने, अभी भी गांव में रहती है, तो मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई। मैंने कहा ओके ठीक है, मम्मी गांव में गई, अब रोज की वो चीजें कि अच्छा है तो भी। अब वो गांव से उनको आना होता है, साल में उनकी एफडियां बैंक में वो सब इधर ही है, और वो जब आए तब तक वो चालू। अब वो आई, मेरा चेक लगभग 1 लाख के करीब हो गया। मैंने मम्मी को बताया मोटिवेट होकर, मम्मी देखो 1 लाख रुपए महीना हो गया, जो हमारा ड्रीम हुआ करता था, हम कभी समय करते थे हम लोग, और वो मैंने किया। मेरी एक ही कमी थी, मैं कहीं रुका नहीं था, इस बार मैं रुक के मैंने दिखाया, और देखो मम्मी 1 लाख रुपए महीना आ गया। मम्मी ने सारी बात सुनी, ठीक है। जब वो जाने लगी, उस दिन मेरे पास आई और आके मेरे से बोलती है, बेटा एक बात बताओ, अब तुम कुछ काम धंधा भी करोगे या यही काम करते रहोगे? अच्छा। अब साहब इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता कि लोग इसे काम धंधा मानते ही नहीं है साहब। लोग को लगता है ये काम ही नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब। अब हमसे पूछिए साहब कैसे काम है, किस तरह से आता है 1 लाख रुपया, लोगों को क्या लगता है? मेरी मम्मी का डायलॉग कि बेटा कोई काम धंधा भी करोगे या यही करते रहोगे लाइफ टाइम। अब आप दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि लोग इसे काम नहीं मानते हैं। दोस्तों, मैं एक आपको केले वाले की कहानी सुनाता हूँ। एक केले वाला केले बेच रहा था, 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए। उसके पास एक आदमी आया, आदमी ने आके बोला साहब कैसे दिए केले? बोला 40 रुपए दर्जन। बोला ठीक ठीक लगा लो, मुझे थोड़े ज्यादा लेने हैं। बोला केले वाला बोला ओके ठीक है, 35 रुपए दर्जन लगा दूंगा। उसको भी ठीक लगे, बोला ठीक है 35 रुपए दर्जन दे दो। बोला कितने हैं तुम्हारी रेडी पे? तो बोला करीब 40 दर्जन है। बोला सारे दे दो। जैसे ही उसने सुना केले वाले ने सारे दे दो, केले ने बोला नहीं साहब, आपको 2 दर्जन 5 दर्जन लेने हैं तो ले लो, सारे नहीं दूंगा। अब आदमी बड़ा हैरान हुआ, बोला साहब सारे क्यों नहीं दोगे? केले वाले ने बोला साहब सारे आपको दे दूंगा तो पूरा दिन क्या बेचूंगा, मुझे तो पूरा दिन बेचने हैं यही वाले केले। अब साहब सोच के देखिए, नौकरी करते करते यही पैरामीटर सेट हो जाता है, जो मेंटलिटी बन जाती है। हाँ, मेंटलिटी बन जाती है। मेंटलिटी बन जाती है। मेरी मम्मी को क्या लगता था काम धंधा क्या है कि ये 15 दिन घर रह रहा है, 15 दिन अगर जा रहा है 1 लाख आ रहा है, तो लगता नहीं। ये सुबह 9 बजे निकले, रात को 5 बजे आए, वापस आए तो चिड़चिड़ा होके आए, बीवी को 2-4 थप्पड़ मारे, बच्चों के साथ चर्चा करे, अब हुआ काम कि हाँ अब मेरा बेटा काम कर रहा है, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, कि पूरे घर का माहौल गंदा बना रखा है पर हाँ काम कर रहा है। दोस्तों, उनको नहीं समझ में आता है। फिर मैंने इस पे भी स्टडी किया कि माँ को समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चला माँ को समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि वो सेमिनार तो मैंने देखा है, इसका विजन तो मैंने लिया है। अगर मेरी मम्मी सेमिनार देखने पहुंच जाए, मेरी मम्मी इसका विजन ले ले, तो फिर वो उनकी भी सोच चेंज होगी, क्योंकि उन्होंने ये कुछ देखा नहीं है, इसलिए नेगेटिव है वो। फिर मेरा चेक लगभग 1.5 लाख 2 लाख के करीब हुआ। फिर आई मेरी मम्मी गांव में, मैंने उन्हें बताया कि मम्मी देखो अब 1.5 लाख हो गया है, और पता है मम्मी अब क्या आलम हो गया है, आप सुनो क्या हो गया है, मैं एक दिन के लिए भी नहीं जाऊं, मैं पूरा महीने बाहर अगर चला जाऊं, मैं पूरा महीना बाहर घूमता रहूं, पूरा महीना घर में बैठा रहूं, तो भी मेरा 1,20,000 कहीं नहीं गया माँ, मेरा वो हो गया है, उतना अच्छा नेटवर्क बन गया है। मेरी माँ ने सुना, उसमें भी नेगेटिव खोज लिया उन्होंने। जब वो जाने लगी तो फिर आके बोलती है, बेटा तू उस दिन बता रहा था कि तू एक दिन भी नहीं जाए तो भी आएगा। मैंने कहा हाँ मम्मी तो भी आएगा 1 लाख 1.25 लाख। तो बोला बेटा फिर एक काम कर, वो इनकम तो तेरी सेट हो गई 1.5 लाख, तू कहीं जाके नौकरी क्यों नहीं कर लेता? यानी 1.5 लाख वहां सेट हो गया, सब उसके बाद भी नौकरी कर लो जाके। अब बताइए क्या बोलेंगे आप? तो दोस्तों नौकरी की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब उसके बावजूद कामयाब हुआ हूं। मेरा भाई ज्वाइन नहीं हुआ, मोहल्ले में कोई ज्वाइन नहीं हुआ, चाचा और मामा में कोई ज्वाइन नहीं हुआ, उसके बाद कामयाब हुआ हूं। कितना नेगेटिव फेस मैंने झेला होगा आप सोच सकते हैं साहब। और मैं आपको एक और कहानी से समझाता हूं। एक बार एक कुत्ता और घोड़ा बात कर रहे होते हैं आपस में। कुत्ता और घोड़ा आपस में बात करते हैं। घोड़ा कहता है कुत्ते से कि यार मेरा मालिक अगर मेरी 5 किलो सरसों के तेल से रोज मालिश कर दे, मेरी रोज मालिश कर दे, और 10 किलो चने मुझे खिला दे रोज, और ये काम वो 2 महीने तक कर दे, 2 महीने तक 5 किलो तेल से, 5 लीटर तेल से मेरी मालिश, मेरे शरीर की मालिश, और 10 किलो चने मुझे रोज खिला दे, उसके बाद मुझे किसी रेस में दौड़ा लो, मैं फर्स्ट आऊंगा। घोड़ा बोलता है, अब कुत्ता देख रहा था उसको साहब। कुत्ता कहता है अच्छा मैं क्या बोलूं? थोड़ी देर में कुत्ता बोलता, बोला ऐसा है साहब, ना मुझे तेल की मालिश चाहिए, ना मुझे चने चाहिए, बस जो रेस ट्रैक है ना, जहां मुझे दौड़ना है, जहां दौड़ना है, वहां से मेरे बिरादरी के लोग हटा दो बस। बोला मुझे तो मेरी बिरादरी, मुझे तो मेरे कुत्ते ही रोकेंगे साहब, उसे हटा दो, मेरी बिरादरी हटा दो उस रेस ट्रैक से, उसके बाद मुझे कहीं दौड़ा लो, मैं फर्स्ट आऊंगा उस वाली रेस में। दोस्तों हमारे साथ भी कुछ लाइफ में ऐसा ही होता है। ये जो हमें रिजेक्शन देते हैं ना, जितने हमें खींचते हैं, ये कोई दूर से नहीं आते,
ये कोई अमेरिका बाहर से नहीं आते, ये सारे आपके अगल बगल में होते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं। हमें उन्हीं सब से निकल के जाना होता है, निकल के वही जाएगा जिसका विजन क्लियर होगा दोस्तों। तो रिजेक्शन से बचना है हमें। अगली बात आपको बता रहा हूं मैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, कि अगर आप 12 रुपए और 24 रुपए में नहीं अटके ना, तो आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों। मैं ऐसे दुनिया भर के लीडर को जानता हूं, दुनिया भर के बोल रहा हूं, मतलब 1000 से ज्यादा लीडर को जानता हूं, जो ना जाने क्या हो सकते थे, ना जाने आज उनका कितना बड़ा नाम होता इस इंडस्ट्री के अंदर। इतने हीरे थे वो, इतनी शानदार प्रेजेंटेशन थे उनकी, बस सिर्फ वो 12 रुपए और 24 रुपए में अटक गए। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि साहब ये 12 रुपया क्या हुआ, ये 24 रुपया क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग साब पेस्ट यूज करते थे 50 रुपए वाला, जब मोदी केयर में आए तो मोदी केयर में मिला 62 रुपए का पेस्ट, बस वो 12 रुपए पे अटक गए कि साहब ये तो महंगा है, साहब ये तो महंगा है, 12 रुपए महंगा है। हम लोग जो वो यूज करते थे, वॉशमेट हमारा जो आ रहा है, डिटर्जेंट यूज करते थे, टाइट का यूज करते थे, टाइट आता था 90 रुपए का, और यहाँ पे जो था वॉशमेट मोदी केयर का पॉपुलर, वो 114 रुपए का था उस समय, यानी 24 रुपए का फर्क था। मैं नहीं अटका उसके अंदर, और मैं इतने लीडर, 1000 से ज्यादा लीडर को जानता हूं जो उसमें अटक गए, पूरा कैरियर खत्म कर लिया सिर्फ 12 रुपए में। और भी आप में से कुछ लोग अगर अटक रहे हैं ना, बिल्कुल मत अटकना इसमें। इस 12 रुपए से बाहर निकल गए ना आप, तो कामयाब हो गए सब। इस वही लोग जो पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वही होंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो एनालाइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। और अगर आप नहीं अटके, अब मैं अपनी बताता हूं, मैं अटका नहीं दोस्तों, मेरे लिए भी महंगा था। हम लोग क्रीम यूज कर, वाइफ क्रीम यूज करती थी, जो वाइफ क्रीम यूज करती थी, और जो मोदी केयर की क्रीम थी, क्रीम यूज करती थी 160 रुपए की। वो बात और है, उसका पाउच छोटा था, जो हमारा जैसे उसमें है, क्या कहते हैं, 50 ml उसमें है, उसमें वो कम में था, वो बात और है, पर रुपए में 40 रुपए का फर्क था। अब 40 रुपए में हम नहीं अटके, वाइफ 160 की, हमने 200 रुपए की इसको यूज करवाया कि नहीं भाई साहब, ये आपने ये यूज करनी है, मैडम ये यूज करनी है, इसी को लगाना है क्रीम को। जितने प्रोडक्ट थे सारे के सारे बदले, बहुत सारे ऐसे थे, और कितना फर्क कितना था, वही 12 रुपए 24 रुपए, किसी में 10 रुपए का फर्क, किसी में 15 रुपए का फर्क, बस इतना फर्क था, बहुत भारी फर्क नहीं था। मैं नहीं अटका, नहीं अटका तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं अटका तो मैं आपको बताता हूँ आज क्या हो गया है। आज मोदी केयर ने वहां ले जाके बिठा दिया है साहब, कि आज जो मेरी वाइफ क्रीम यूज करती है वो 160 की नहीं है, वो है 1400 रुपए की क्रीम। यहां पहुंचा दिया है मोदी केयर ने। आज हमारे कपड़े जिस डिटर्जेंट से धुलते हैं, क्योंकि मैं 24 रुपए में नहीं अटका, वो डिटर्जेंट आता है दोस्तों 700 रुपए लीटर, यानी मोदी केयर का 5 in 1। और हमने बोला है मोदी केयर को कि जितना महंगा साबुन है ना, जो और लोग करते हैं, यूज करते हैं फिल्म स्टार, वो निकालो, हमारी आज औकात हो गई है, हम वो साबुन भी यूज करेंगे। विराट कोहली के बारे में मैंने पढ़ा था कि विराट कोहली जो पानी पीता है, उसकी जो बोतल है वो 700 रुपए की आती है, 1 लीटर। 1 लीटर बोतल 700 रुपए की, पानी की बोतल सर। और बाहर से पानी आता है विराट कोहली के लिए, यूट्यूब पे डाल के देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, 700 रुपए लीटर। और दिन में 3 लीटर पानी पीता है साहब। अब 3 लीटर पानी सिर्फ वो अपने लिए पीता है, 2000 रुपए का खर्चा पानी का है, महीने का खर्चा 60,000 रुपए सिर्फ पानी का है साहब। अभी बाकी बताऊंगा तो टोटल हिल जाओगे साहब। हमने कहा मैनेजमेंट को कि साहब जितना महंगा निकाल सकते हो, जो प्रोडक्ट निकाल सकते हो निकालो, हमारी औकात हो गई है, हम वही यूज करना चाहते हैं जो अमिताभ साहब यूज करते हैं, जो और लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो बना दिया। और मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूं, अगर आप ये 12 रुपए और 24 में नहीं अटके ना, अगर नहीं अटके, तो मैं इतना बता दूं, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जो सबसे बड़ी गाड़ी होगी ना आने वाले 5 सालों के अंदर, वो आपकी होगी साहब। उस राज्य की सबसे महंगी गाड़ी आपकी होगी। उस राज्य में जो सबसे महंगा मॉल है ना, आज जाके टिक कर लीजिए कौन सा मॉल है जहां कपड़े, जहां शर्ट मिलती है 1 लाख रुपए की, वो शर्ट आप पहन रहे होंगे आने वाले 5 साल के बाद। आपका घर, उस राज्य का सबसे बड़ा घर आपका होगा, अगर आप 12 रुपए और 24 रुपए में नहीं अटके। और अगर आज अटक गए ना आप 12 और 24 में, तो दोस्तों लाइफ टाइम सिर्फ यही खोजते रहेंगे कि ये साबुन 24 का है, क्या कोई 20 का आया है, क्या कोई 18 का आया है। ये 1-1, 2-2 रुपए में लाइफ निकल जाएगी साहब, पूरी जिंदगी अटके रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार नहीं अटके ना, एक बार मन पक्का करके सिर्फ 12 रुपए का गणित नहीं लगाया ना आपने, आप कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं, अंदाजा नहीं है आपको। ये मैं क्यों बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि दूसरों की गलती से सीखने वाले को जीनियस कहते हैं साहब। आप सीख लीजिए, मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है, और ये जितने लोग पहुंचे हैं ना, जितने लोग बने हैं, इनके लिए भी महंगा था। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो वहां से आया हो, इनके लिए भी कॉस्टली था, पर हम सबने वो किया है दोस्तों। और एंड करने से पहले
एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको मैं एंड करूंगा, लाइफ की स्टोरी के साथ एंड करूंगा कि लगे रहना है आपने मोदी केयर में। कम से कम आप समय लीजिए 5 साल का, 1 साल 1.5 साल के लिए मत आइए मोदी केयर के अंदर। जितना समय हो गया 5 साल, दुनिया की सारी किताबें पढ़ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की, हर किताब 10 साल का बात करती है। वो कहती है 10 साल के बाद आपने सोचना है कि अब इसको पार्ट टाइम करूं या नहीं करूं, अब इसको कितने घंटे दूं या नहीं दूं। 10 साल से पहले नहीं, कोई भी बुक 10 साल से पहले बात नहीं करती। फिर वो कहती है 20 साल के अंदर आप कंप्लीट आप रिटायरमेंट ले लोगे इसमें। तो 15 से 20 साल आपने करना, पर पहला 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है साहब। उसके बाद सोचना कि कितने घंटे दूं या ना दूं, इसमें लगे रहना है, लंबे समय के लिए रहना है। मैं आपको स्टोरी बता रहा था, शतरंज की स्टोरी। शतरंज हम सभी लोग जानते हैं, हम सबने खेला भी है, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा शतरंज। जगत जी आपने खेला है शतरंज? हाँ खेला है, बहुत खेला है, खेला है। हाँ हाँ, आप जानते हैं उसके अंदर वजीर, राजा, ऊंट, हाथी, घोड़ा और आगे प्यादे होते हैं, सबसे ज्यादा प्यादे होते हैं, उसके बाद चलना होता है। और जब प्यादा अगर आगे पहुंच जाता है, एंड में पहुंचता है, तो भारत में तो कुछ लोग ऐसे खेलते हैं कि वो जिस खाने पे जाएगा उसको ऊंट मिलेगा, अगर ऊंट के खाने पे गया। पर इंटरनेशनल खेल कैसे होता है कि अगर आपका प्यादा वहां पहुंचता है तो वजीर मिलता है आपको। मालूम है ये आपको? बिल्कुल मालूम है। हाँ, वजीर मिलता है आपको। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, जिंदगी से और शतरंज में क्या फर्क है। दोनों बिल्कुल समान है साहब। हमारी लाइफ में भी यही होता है जो शतरंज के अंदर है। शतरंज में देखिए एक राजा होता है, वो राजा के पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ एक घर चल सकता है, इधर चलेगा, इधर चलेगा, उधर चलेगा, पर पूरे गेम का राजा पे ही दारोमदार है। अगर राजा आउट, गेम खत्म, राजा मारा गया, गेम खत्म। राजा के पास मगर पावर नहीं है, पावर सबसे ज्यादा है वजीर के पास। उसके बाद जिनके पास पावर है वो है ऊंट। ऊंट एक लाइन में, काला है तो काले पूरी एक बीच में रख दो ना, सब तरफ काले को कवर करेगा वो, लाइन से कहीं किसी कोने पे पहुंच जाएगा, उधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर, सब तरफ चल सकता है। घोड़े के पास पावर है साहब, घोड़ा जहां खड़ा हुआ है ना, चारों तरफ 2.5 चाल मारेगा वो। हाथी जहां खड़ा है पूरा एक लंबा रो इधर और इधर का पूरा कवर कर लिया। ये जो हाथी होते हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, ये दोस्तों ये वो है जो अपनी पावर को लिए हुए होते हैं, इनबिल्ड, ये पहले से ही पैदा इस तरह से होते हैं। इनमें कौन आते हैं? इनमें सचिन तेंदुलकर हो गए, जो इनबिल्ड है साहब। सब क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं पर सचिन जैसा नाम किसी ने नहीं करा। ये इनबिल्ड है साहब, इनके अंदर पावर पहले से होती है। ऐसी घोड़ा, ऊंट के अंदर पावर पहले से दी गई है, उसके अंदर पावर पहले से है, उसको पहले से मिली है। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं उसमें? घोड़ा देखोगे 2 है मिलेंगे आपको, ऊंट 2 मिलेंगे, हाथी 2, पर प्यादे वो सबसे ज्यादा होते हैं। प्यादे को देखिए साहब, उसके पास कोई पावर ही नहीं है। प्यादा सिर्फ एक घर चलेगा, मारेगा टेढ़ा, चलेगा सीधा। और दुर्भाग्य उसका कि उसके आगे कोई आके खड़ा हो जाए अगर, तो वहीं रुक जाता है वो। पता चला उधर सारा खेल चल रहा है, वो प्यादा साहब वहीं उधर फंसा हुआ है कोने पे, क्योंकि सामने कोई आके खड़ा हो गया। अब मैं लाइफ की बताता हूँ, हमारे साथ लाइफ में भी यही होता है साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा पैदा होते हैं, जिन्हें गोल्डन स्पून में बोला जाता है कि जन्म लेते हैं। उनकी पावर हो या नहीं हो पर वो राजा है साहब। उनके पास कुछ हो या नहीं हो पर वो राजा है, क्योंकि वो बाकी लोगों को परचेज कर लेते हैं, बाकी लोगों को हायर कर लेते हैं, उनके द्वारा काम वो कराते हैं। उनकी पावर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पर और लोग जो हायर कर लेते हैं पावर वाले, जिनमें इनबिल्ट पावर है, जो पहले से इस तरह के हैं, ऊंट और वो, उन सब की इनबिल्ट है। हम लोग कौन है? जैसे शतरंज के उसमें प्यादे सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे ही लाइफ के अंदर 80% लोग वो हैं साहब जो प्यादे की तरह, जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनके पास कोई पावर। मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ 12वीं पास हूं साहब। मैं जॉब लेने कहीं जाता ना 30,000 से, एक मिनट सॉरी सर। हाँ जी कोई बात नहीं। आपने जितने डेडिकेशन से बताया है, और वाकई में ये चीज एकदम अंदर से हिला दी है इस बात ने, जो बातें आपने बताई हैं। और आज हमें ये देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से आपने समझाया है ना, वाकई में एक काबिले तारीफ है कि आज हम भी एक बार भी कैमरा बंद नहीं कर पाए, एकदम ध्यान से एकदम सिर्फ संलग्न हो गए। ऐसा आपने मतलब मेरी पुरानी जो बातें जो के सब ना हिला दी अंदर से पूरी, एकदम रियलिटी से बताई आपने जी। थैंक यू सर। हाँ, तो अब हम लोग, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे आसपास देखेंगे तो भारत के अंदर भी या किसी भी उसमें 80% लोग प्यादे होते हैं साहब, जिनके पास कोई पावर नहीं होती, जो नॉर्मल अपना काम करते रहते हैं। धीरे धीरे कई बार समस्याएं आ जाती है, यानी सामने कोई आके खड़ा हो गया तो साहब खड़े हुए हैं। पर एक चीज हमें है साहब, हम अगर अपना सफर पूरा कर लें, हम उस घर तक पहुंच जाएं, धीरे धीरे सही, देर से ही सही, अगर एंड तक पहुंच जाएं, तो एंड में जब हम पहुंचते हैं उस घर पे, तो फिर हम उस डायलॉग को सिद्ध करते हैं जो बहुत पहले सुना है, आप सबने सुना होगा जितने लोग आज देख रहे हैं, कि खुद ही को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, जब हम अपने उस सफर को पूरा कर लेते हैं, हम वो प्यादे हैं कि रुकते रुकते सफर पूरा कर लें, तो वहां खुदा हमसे बोलता है कि बता तू वजीर बनेगा, बता ऊंट बनेगा, बता घोड़ा, तुझे क्या बनना है बता। यानी खुदा पूछता है बता तेरी रजा क्या है, तुझे वो बनाऊंगा। और मैं बता दूं जगत जी, आपने सफर पूरा कर लिया है। आज खुदा आपसे पूछ रहा है कि जगत जी क्या चाहिए आपको। अभी तो शुरुआत हुई है जगत जी आपकी। अभी तो आप दोस्तों जितने लोग देख रहे हो, अभी तो जगत जी को आप 5,000 के घर में देखोगे। 5,000 का घर होगा, 5,000 गज का, 5,000 गज की कोठी के बीच में घर बना हुआ होगा साहब। ये तो शुरुआत है, अभी कुछ भी हुई है। अक्षी ने पूरा कर लिया इसको, अक्षी ने सफर पूरा कर लिया। मेरा एक स्टेप रह गया, सिर्फ एक स्टेप बाकी है। मलिक सर ने पूरा कर लिया है। दोस्तों, हम सब लोग वही प्यादे थे, हमें कोई काबिलियत नहीं है ऐसी कुछ भी। बस हाँ, एक खूबी है हम सब में, चाहे अक्षी की बात करें, मलिक सर की बात करें, जगत सर की बात करें, हम वो प्यादे थे जिन्होंने अपना सफर पूरा किया। हम एंड तक पहुंच गए, और जब एंड तक पहुंच गए तो खुदा ने हमसे पूछा बता तेरी रजा क्या है, बता तुझे क्या बनना है। वजीर बनेगा, ऊंट बनेगा, यानी इनबिल्ड क्वालिटी कुछ नहीं थी, आज बहुत सारी क्वालिटी हो गई। सिर्फ एक ही काम किया है दोस्तों, आप सब भी वही प्यादे हो सकते हैं, बस अपना सफर पूरा करना है। सफर क्या, एंड तक पहुंचना है दोस्तों, उसके बीच में नहीं रुकना। चाहे एक जगह खड़े रहो, बहुत सारी समस्याएं हमें भी आई दोस्तों। हम भी जब आगे चले, कोई ऊंट आके आगे खड़ा हो गया साहब, अब आगे नहीं बढ़ सकते, मार सकते नहीं, मारेंगे तो टेढ़ा मारते, खड़े हो गए, बहुत सारी समस्याओं से निकली, पर हाँ सफर पूरा किया है बहुत सारा। अगर आप सफर पूरा कर गए, इन किसी चक्करों में नहीं आए ना, बहुत सारे लोग सफर के बीच में रोकेंगे आपको कि यहाँ आ जाओ ये बहुत अच्छा है, इधर आ जाओ ये बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत बढ़िया मिलेगा। किसी चक्कर में नहीं आना। आप जहां आ गए हो ना, जहां आ गए हो ना, बिल्कुल परफेक्ट आ गए हो दोस्तों, बहुत सही जगह पे आ गए हो। सिर्फ अपना इस जगह पे रह के एक कंपनी और एक आईडी पे, एक कंपनी और एक आईडी, एक आईडी को भी ध्यान रखना दोस्तों। बहुत सारे लोग एक ही कंपनी में कई बार आईडी कर लेते हैं। एक कंपनी एक आईडी पे अगर आप टिके रहे ना और अपना सफर पूरा करा, आपसे भी खुदा बोलने वाला है, भगवान आपका बोलने वाला है कि बता तेरी रजा क्या है, तुझे क्या बनना है, तुझे वो बनाऊंगा मैं, तुझे जो चाहिए वो तुझको मैं दूंगा दोस्तों। बस इसी के साथ अपनी इसको मैं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच जगत जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, आप सबसे बात करके। करण जी क्या बताएं, आज आपने ना एकदम से अंदर से हिला दिया, और आज जो फीलिंग आ रही है ना, सच बता रहे हैं, वो सब प्यादे वाली बात जो दिमाग में बोलते थे, 2 प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम मेरे अंदर भी काफी थी। वही चीजें मैंने भी एनालिसिस किया, ये बातें बताते जा रहे हैं, मन में मेरे बार बार आ रहा था कि वो चीजें जो बता रहे हैं, आपको कैसे मालूम मेरे अंदर की बात, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, वही ज्ञान हमारे अंदर में था, वही प्रॉब्लम हमारे अंदर में भी थी, लेकिन वो चीजें निकल के आ गई। और वाकई में आज आपने जो ट्रेनिंग दिया, आज आपने जो बातें बताई ना, वाकई में अगर इंसान जिसने दिल से सुन लिया इसको और समझ लिया ना, तो उसकी लाइफ तो चेंज हो ही सकती है, लेकिन डिसीजन उसी को लेना पड़ेगा। यस, चैलेंज बहुत बड़ा आता है नेटवर्क बिजनेस में, और वो आपको भी आता है, लोगों को बिलीव नहीं आता। बिलीव को कैसे बिल्ड करें, बिलीव वाली बात जरा बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग बातें सुन लेते हैं, बिल्कुल सर करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन वो बिलीव जो अंदर से आना चाहिए ना, वो नहीं आता लोगों का। वो कैसे डेवलप किया जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोगों ने, मैंने भी बताया, सबसे पहली बात में यही है कि आपको अपना नजरिया ठीक करना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति। जी, इस बिजनेस के प्रति अपना नजरिया ठीक करना पड़ेगा दोस्तों। आज ज्यादा चैलेंज नहीं है, आपको शक आना किसी भी चीज पे, इस इंडस्ट्री पे शक आना, किसी बात पे शक आना, ये आपका हक है। आप किसी को भी शक करो, पर अगर आपने शक का इलाज नहीं करा, ये आपका हक नहीं है साहब। शक आना अच्छी बात है, पर शक का इलाज नहीं खोजना, ये सबसे बुरी बात है साहब। आपको शक हो रहा है ना इस इंडस्ट्री पे, कोई बात नहीं, आज तो गूगल बाबा है हमारे पास, कीजिए ना सर्च, जाके डालिए एक बार आप। दोस्तों समस्या तो 1999 में थी, जब हम 1999 में लोगों से बात करते थे कि साहब एक दिन ना आपकी टीम 100 लोगों की होगी, हमसे बताते थे एक दिन आपका चेक 1 लाख आएगा, सामने वाला कहता था अच्छा 100 की टीम होगी, कहता था बस मुझे एक व्यक्ति दिखा जिसने 50 लोग जोड़ लिए हो, छोड़ो 50, 10 लोग जोड़ लिए साहब। उस समय कहां 10 लोग जोड़ते थे। आज मुझे बताओ कौन बोलने वाला है हमसे कि मुझे दिखाओ 1000 की टीम किसकी है। अच्छा आज कौन बोलेगा सन 2020 में आके कि मुझे दिखाओ कौन 1 लाख कमा रहा है। जगत जी की टीम में कम से कम 100 के करीब होंगे लोग जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे। आज कौन बोल देगा हमें कि साहब बताना जरा, मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट छोड़ो तो आपको घर दिखा देंगे साहब, करोड़ों का घर। पर सवाल चेंज हो गए,
विजन, इसका पूरा खेल यही है, एटीट्यूड, नजरिया, आप कैसे देख रहे हो। आप इस बिजनेस को जैसे आपने लिया, आप सामने वालों को वैसा ही देंगे। आपको शक चल लग रहा है इस बिजनेस पे, आपको लग रहा है ये छोटा बिजनेस हुआ है, आपको लग रहा है मेंबर वाला काम है, सारी समस्या यही है। पहले अपने इफ बट किंतु परंतु दूर कर लीजिए। बिलीव सिर्फ एक ही चीज से आता है, वो होता है नॉलेज से। नॉलेज कहां से मिलती है? या तो उन लोगों से मिल लीजिए जिन्होंने करा है, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखना है वो देख लीजिए, घर जाकर देखना घर देख लीजिए, लाइफस्टाइल देखनी है वो देख लीजिए। कार से भी आपको बिलीव नहीं आ रहा साहब, तो मैं क्या क्या आपको बिलीव दिलाऊं? कार का रेट देख के आपको बिलीव नहीं आ रहा कि कोई 70 लाख की भी कार में चल सकता है, तो साहब अब क्या क्या मैं आपको बिलीव दिलाऊं? पर फिर भी शक उठना अच्छी बात है, पर शक का निदान नहीं करना गलत बात है। तो बिलीव आता है दोस्तों नॉलेज से, इस बिजनेस के बारे में जानने से, तब आपका विश्वास डेवलप होता है। और एक बार आपका विश्वास डेवलप हो गया ना, फिर कोई नहीं आपको हिला सकता। फिर नेटवर्क रुके, चाहे कोई कुछ बोले, फिर आप सेल्फ मोटिवेट इंसान बन जाते हैं, फिर अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बिलीव ही लेके आना होता है, और वो सिर्फ आता है इस इंडस्ट्री को जान लो। डाल दो एक बार, गूगल में एक बार जाओ, जाके डालो भाई साहब, गूगल में जाके डालो कि अर्नर कितने हैं भारत के अंदर, डालिए जाके उसके अंदर। आप गूगल में जाके डालिए कि फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान में। मेरी बात पे भी बिलीव मत कीजिए, जगत जी की बात पे बिलीव मत कीजिए, गूगल बाबा पे बिलीव कर लो सब। वो आपको बताएगा क्या है फ्यूचर हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, किस तरह का है इसका वो फ्यूचर, पता चलेगा। बिलीव मगर आप ही को बनाना पड़ेगा साहब। हम सारे काम कर सकते हैं, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। जितने बट है कि आप क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल सही है करण जी, वाकई में आज की इस सेशन ने लाइफ चेंज कर दिया। इतने सारे एप्रिशिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं जूम पे। सर सच बताऊं, लोगों की हिला दिया आपने, मतलब अंदर की आत्मा हिला दिया कि कैसे वो लखपति बने, कैसे वो लग्जरी गाड़ी लेके आए, कैसे वो अच्छा सा घर लें और लाइफ को चेंज करें। और आपने बहुत सी बातें, बारीकियां बताई और बहुत सी चीजें ऐसी बताई जो हमें भी नहीं मालूम थी, पहली बार मालूम चली। और बहुत अच्छा लगा, आपने बताई थी 7 चीजें शुरू में, 2 चीजें तो आपने कर ली थी, और मेरे ख्याल से 5 चीजें भी आपने इसी बता दी। 5 चीजें एक बार फिर से रिव्यू कर देंगे जरा एक बार। हाँ जी। पहली चीज मैंने बताई थी कि हमें समय देना है, जो मैंने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था जी, कि हमें रुकना है। जो मेरी कमी थी, मैं किसी कंपनी में रुकता नहीं था, और जब मोदी केयर में 5.5 साल बिताने वाली पहली कंपनी है, 5 साल भी छोड़ो, पहली कंपनी से मैंने 3 साल पूरे किए थे जी। उसके बाद दूसरी बात मैंने बताई कि सारे जहां की कमियां छोड़ के अपनी कमी यस, आपको ये देखना है कि ऐसे हालात में भी कैसे आप बेटर कर सकते हो, जो कि हम सबने करा है लास्ट मंथ। हम सबने अपने चेक को बनाया है दोस्तों। आप सबको नहीं पता, आप इतिहास का हिस्सा बने हो। लॉकडाउन तो खत्म होगा 1 महीने में, 1.5 महीने में, पर इसकी चर्चा आने वाले 10 सालों तक चलने वाली है, बल्कि अगली पीढ़ी भी चर्चा करेगी इसकी। और फिर जब इसकी लॉकडाउन की चर्चा आएगी तो एमएलएम की भी चर्चा आएगी साहब, कि 3 बिजनेस थे जो पैसा दे रहे थे। एक दे रहा था जिसकी केमिस्ट की शॉप थी, एक पैसा वो कमा रहा था जो आटा दाल चावल सेल कर रहा था, और तीसरा पैसा वो कमा रहा था जो नेटवर्क मार्केटिंग में था। यही 3 लोग पैसा कमा रहे थे। तो दोस्तों, दूसरी बात, अपनी गलती को खोजना, हालात कुछ भी हो उसके हिसाब से काम करना। तीसरा, मैंने आपको बताया कि 12 रुपए 24 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ना। चौथा, मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन से आपको प्रिपेयर होना है। और 5वां, मैंने आपको बताया कि लंबे सफर से जाना है, लंबा निकलना है, इसको अपना सफर पूरा करना है, वहां तक आखिरी खाने तक पहुंचना है। बस वो एक बार आप पहुंच गए तो हम उस डायलॉग जो हमने आज तक सुनते रहे हैं, सिर्फ इस डायलॉग में सुना है, पर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर मोदी केयर में हकीकत होते हुए देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनने खुदा ने पूछा है कि बता तेरी रजा क्या है। वो जगत जी आप हैं, उधर अक्षी हैं, और मलिक सर की टीम में, और बाहर बहुत सारे, अल्पेश सर हैं, हमारी सुरेखा भार्गव मैम है, हम सब ऐसे थे। सर आप ही हैं, आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, आप ऐसे नहीं हैं। आपको आज हमने पता नहीं क्यों दिल से ऐसी आवाज है कि करण सर को बुलाते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि जब आपने ट्रेनिंग दिया है ना, लोगों की आत्माएं हिल गई हैं, लोगों के अंदर में आग लग गई है, करके दिखाना यार, सही चीज है, सही प्लेटफॉर्म है, ये बिलीव मिला है आपसे। और सर मजा आ गया वाकई में आज की ट्रेनिंग का। और आज एक गुड न्यूज और दे दूं सबको कि कुछ और धमाका होने वाला है। वो धमाका क्या होगा आज मालूम हो जाने वाला है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग होने वाली है अभी इतनी थोड़ी देर में, एडवाइजरी काउंसिल की। तो और इसके बाद जो मलिक सर की मीटिंग है उसमें जरूर सब लोग आइएगा, उसमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी। और आज सच में दोस्तों, आज जिस शख्सियत को आपने सुना है, ये शख्सियत कोई आम नहीं है। ये इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत एनालिसिस किया है, बहुत समझा है, बहुत जो नॉलेज है, ये सब मेरे पास भी नॉलेज नहीं है। और सच बताऊं, मैं तो बड़ा लकी मानता हूं इस मामले में कि आज आप ऐसे दोस्त,
और मलिक सर ऐसे अपलाइन और कितना लोग से हमसे मिल रहे हैं और सब बड़े प्यार से काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम इस लॉकडाउन में लोगों की जिंदगियां बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर में पैसे कैसे आए उस पर काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ कैसे बने कैसे इस पे काम कर रहे हैं। हम बिजनेस तो अपने आप होता जा रहा है, ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है और ये आता रहेगा, लेकिन हमें इसकी पावर को समझना है। दोस्तों, अगर करण जी की एक बात भी आपको लग गई ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इनको जिंदगी भर का आप गुरु के उपाधि देंगे करण जी को। करण जी के अंदर जो नॉलेज है, ये बड़ी एक्सपर्ट, जिन्होंने जिस तरीके से बताया है, और हमें लगा किसी को जरा सी भी बोरियत नहीं लगी, लगा हुआ यार क्या बात है, मतलब मैं भी खुद आज इतना कुछ सीखने के बाद लग रहा था मैं और कुछ सीख रहा हूँ और कुछ सीख रहा हूँ, और देखता जा रहा हूँ। मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक नहीं लिया, मैंने कहा कि यार नहीं, आपको सुन लो, क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना, ये रियल में बड़े काबिल तारीफ है। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच, आपने आज कीमती समय निकाला। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, थैंक यू जी, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो लोग यूट्यूब पे हैं या इस पे अपने जूम पे हैं, वो यूट्यूब पे जाएं, क्योंकि बहुत 97 वेटिंग इस पे चल रही है, जो भी यहीं पर लगे हुए हैं। उनसे मेरा कहना है कि वो यूट्यूब पे जाएं, चैनल मैंने शेयर कर रखा है, उस पर बहुत पूरी इंफॉर्मेशन सर की मिल जाएगी आपको, और बहुत सारे लीडर्स मिल जाएंगे आपको सुनने के लिए। और अभी 5 बजे की मलिक सर की मीटिंग जरूर आप अटेंड कीजिए, और उसके बाद में कल फिर हम किसी और शख्सियत को सुनेंगे, और करण जी ऐसे लोगों से सुन के हम अपने आप को और सीख के और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करण साहब, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला इसके लिए, थैंक यू सो मच। और सभी व्यूअर्स को नमस्कार, धन्यवाद। घर में रहिए, प्राणायाम कीजिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।